अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल गुलज़ार आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं नॉवल को। अरे रानी, जल्दी हाथ चला, बहुत सुस्त है तू। अम्मा साई ने तीसरी बार नौकरानी रानी को टोका। अम्मा जी, लगा तो रही हूँ, अब मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ। रानी ने मुंह बसोर कर कहा। जितनी तेज जुबान चल रही है इतनी तेज झाड़ू लगा दे, अभी और काम भी है करने को। अम्मा साई ने लस्सी फेंटते हुए फिर से रानी को डिपटा। अच्छा अम्मा जी, कर रही हूँ। रानी ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। अम्मा साई ने उसे देखकर सर नफी में हिलाया और लस्सी को फ्रिज में रखने चली गई। हॉर्न की आवाज सुनकर चौकीदार ने गेट खोला। काले रंग की एक क्रोला कार अंदर दाखिल हुई। उसके साथ ही 3 लैंड क्रूजर गार्ड से भरी हुई अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने भागकर क्रोला गाड़ी का दरवाजा खोला। अपनी वजाहत के रंग बिखेरता हुआ आगा खान बरामद हुआ। जेल से बालों को सेट किए हुए, सुर्खों सफेद रंगत, गहरी काली आंखें, लंबी मूछें और तराशी हुई दाढ़ी। 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों से चश्मा उतार कर जेब में रखते हुए तेजी से हवेली के अंदर बढ़ गया। अरे आगा, मेरा लाल, आ गया तू? अम्मा साई ने उसका माथा चूमा। आगा आज 1 हफ्ते के बाद शहर से लौटा था। जी अम्मा जी, कैसी हैं आप? आगा ने उनके माथे पे बोसा दिया। मैं ठीक हूँ मेरे लाल। अम्मा जी ने उसे दिलासा दिया। बाबा सईं कहाँ है? आगा ने बढ़कर सोफे पर दराज होते हुए कहा। अरे वो जमीनों पर गए हैं, आते होंगे। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मा साई ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। जी अम्मा जी। आगा कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नहाकर काले रंग के कपड़े पहनकर वो रात के खाने पर आया और बाबा साईं भी वहीं मौजूद थे। अलेक्सा के बाद खाना खाने में मसरूफ हो गया। मेज पर राशिद के सिवा सभी खामोश थे। अगर राशिद बोले जा रहा था तो वो इंतहाई बातूनी और शरारती था, साथ ही सबका लाडला भी था। आका को उसका बोलना बहुत नापसंद था। वो 20 साल का नौजवान था, मगर इसमें बहुत बचपना था। रोकने के बावजूद वो संजीदा ना होता। क्या सोचा फिर शादी के बारे में तुमने? खाने के बाद ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए बाबा साईं ने आगा से हर बात का पूछा हुआ सवाल दोहराया। आगा ने चौंक कर बाबा को देखा और एक गहरी सांस लेकर चाय की प्याली मेज पर रख दी। बाबा जान, आप जानते तो हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। आगा ने हमेशा का दिया हुआ जवाब दोहराया। अभी नहीं तो कब? 25 के हो गए हो तुम। मैं कुछ नहीं जानता, बाबा साईं सख्त लहजे में कहते हुए खड़े हो गए। आगा भी एहतरामन खड़ा हो गया। जुम्मे को तुम्हारा निकाह है, गुलजार बेटी से तैयार रहना, बाबा साईं कहकर ये जा वो जा। आगा सख्ते में बाबा को जाते देखता रहा, फिर उठकर अम्मा के पास गया। अम्मा जी, ये बाबा साईं किस गुलजार की बात कर रहे हैं? वही पागल लड़की जो आपके दूर के रिश्तेदार की बेटी है, आगा ने बेयकीनी से कहा। अरे बेटा, वो पागल नहीं है, बस राशिद की तरह इसमें बचपना बहुत है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी समझाते हुए बोली। आगा की काली आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। अम्मा जी, आप जानती हैं मुझे इस लड़की से कितनी चिढ़ है। वो बहुत अजीब हरकतें करती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसे बोलने की भी तमीज ना हो। आगा ने अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल था। आगा, अपने बाबा साईं से बात करो, मुझे कुछ मत कहो। अम्मा जी ने संजीदा होकर कहा और वहां से चली गई। वो गहरी सांस लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि बाबा साईं के खिलाफ जाना उसके बस में नहीं है। फ्रेश होकर वो नाश्ते की मेज पर आया तो तवक्को के ऐन मुताबिक सबने नाश्ता कर लिया था। थकन के बाइस वो देर से जागा था। परफ्यूम की खुशबू फैलाता हुआ वो मेज पर बैठ गया। गीले बाल जो माथे पर आए हुए थे उसे और ज्यादा पुरकशिश बना रहे थे। वाह साईं, बहुत हैंडसम लग रहे हो। गुलजार बीबी तो फिदा हो जाएंगी। रानी ने मेज पर नाश्ता लगाते हुए शरारत से कहा। रानी, बाज आ जाओ। आगा ने नाश्ता करते हुए उसे घूरा। मैंने क्या कहा अब? उसने मासूमियत से कहा। तुम्हारी शादी सबसे पहले होनी चाहिए, बहुत बदतमीज होती जा रही हो। अम्मा जी ने उसे आते ही डिपटा। अम्मा सही, माना कि मैं आपको सड़क पर बेसहारा मिली थी, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मेरी शादी करवा के अपनी जान छुड़वा लें। रानी ने मुंह बसोरा। रानी की बच्ची, तुझे मैं ठीक करती हूँ। अम्मा जी जूती उतारने लगी तो रानी हंसती हुई वहां से भाग गई। अम्मा जी सर हिलाकर किचन में चली गई। वो इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। रानी के वालिदैन हवेली में ही मुलाजिम थे। कुछ साल पहले वो दोनों बारी बारी चल बसे थे। तब से रानी को इसी घर में रखा हुआ था। वो घर की एक फर्द जैसी थी। उसकी उम्र अभी 12 साल थी, मगर काफी समझदार और संजीदा थी। क्या सोच रहे हो बरखुरदार? बाबा साईं की आवाज पर वो सोचों से बाहर आया। वो कब उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए उसे पता ही ना चला। कुछ नहीं बाबा जान, बस यूं ही। आका ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है? बाबा साईं मुद्दे की बात पर आए। आगा ने एक नजर बाबा साईं को देखा और हाथ साफ करने लगा। बाबा साईं, आपका जो हुक्म है वही मेरा फैसला है। आपकी बात मैं टाल सकता हूँ क्या?
आगा ने उनके हाथ पर बोसा दिया। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबा साईं ने उसे दिलासा दिया। बाबा जान, जुमे को ही रुखसती रख लें, मैं ज्यादा लंबे चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। उसने कहा, ठीक है, फिर शाम में तैयार रहना, हम उनकी तरफ चलेंगे। बाबा साईं ने उठते हुए कहा, जी बाबा, मैं जरा जमीनों से चक्कर लगाऊं। आगा भी कहकर कमरे में चला गया। अपनी बंदूक उठाकर कंधे पर लटकाई और लंबे लंबे डग भरता जमीनों की तरफ बढ़ गया। कुछ गार्ड्स भी उसके साथ हो लिए थे। गाड़ी की आवाज पर गुलजार ने खिड़की से पर्दे सिरकाए। सोनिया भी खिड़की से झांकने लगी। आगा और साईं साहब गुलजार के अब्बा से मिल रहे थे। उनके साथ काफी सारे गार्ड्स भी थे। अकड़ू कहीं का, गार्ड्स के बगैर नहीं आ सकता क्या? गुलजार ने मुंह बिगाड़ कर कहा और वापस बेड पर बैठ गई। अरे इतना हैंडसम है यार, कोई मेरी शादी करवा देता तो चूं तक ना करती। सोनिया ने हसरत से कहा। ए खबरदार, गुलजार ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। अरे मजाक कर रही हूँ यार, सोनिया ने सफाई पेश की। गुलजार उठकर शीशे में खुद को देखने लगी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे का जालिम डिंपल और होंठ के पास का तिल, हाय कमाल का हुस्न था, कोई भी फिदा हो जाए। सोनिया उसे शीशे के आगे खड़ा देखकर हंस दी। अरे बस कर, नजर लग जाएगी। सोनिया उसके गाल पर प्यार करते हुए बोली और वो दोनों हंस दी। गुलजार इकलौती बेटी थी। उसके माँ माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसके अब्बा ने दूसरी शादी की थी, मगर सौतेली माँ हमेशा उससे चिढ़ती और हर वक्त डांटती रहती। बाप भी इसे खिंचा खिंचा सा रहता। सोनिया उसकी सौतेली बहन थी, मगर दोनों में बहुत प्यार था। गुलजार तो हमेशा से आगा पर जान देती थी, मगर उसकी संजीदा शख्सियत को वो पसंद नहीं करती थी। आगा से इसका काफी बार सामना हुआ और हमेशा कोई ना कोई शरारत करते वक्त ही आगा उसे पकड़ता। आगा उसको हमेशा गुस्से से घूरकर चला जाता और गुलजार उसे देखकर अपनी हंसी काबू में ही न कर पाती, जिस वजह से वो इसे पागल लगती थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आगा को बाबा साईं ने जमीनों पर जाने से मना किया था। रोज कभी उस पर उपटन लगाया जाता तो कभी कोई रस्म की जाती। आगा इन सब से बेजार हो जाता। अभी भी वो किसी लेप से लिथड़ा हुआ था। कमरे में आकर उसने गुस्ल किया और फ्रेश होकर लेट गया। इस आंखों के सामने बार बार गुलजार का चेहरा आता था। लड़कियां खत्म हो गई थी क्या, जो इस पागल को मेरे मत्थे मार दिया? वो अपनी किस्मत पर मातम करता नींद की आगोश में चला गया। वो शीशे में खड़ी खुद को देख रही थी। घर में किसी किस्म की कोई रस्म नहीं हुई थी और ना ही वो मायूं बैठी थी, मगर फिर भी उसका चेहरा बहुत निखरा हुआ था। कल उसकी शादी थी, मगर उसकी बहन के सिवा किसी को इसके दूर होने का दुख नहीं था। उसकी सौतेली माँ ने तो ये तक कह दिया था कि शादी के बाद अपना मुंह भी ना दिखाए। गुलजार थक कर बिस्तर पर ढह गई। वो बेदिली से तैयार हुआ और बारात लेकर अपनी दुल्हन के घर जा पहुंचा। बारात बहुत शानदार थी। गाड़ियों के बीचों बीच दूल्हे मियाँ को ड्राइव कर रहे थे। सब लोग आगा को देखकर नजर उतार रहे थे। सफेद कुर्ते पर काली बास्केट बालों को एक अंदाज से सेट किए, आंखों पर चश्मा और कोहनियों को बाजू मुड़े हुए थे, जिससे उसकी कसरती बाजू नुमायां थे। सुर्ख सफेद रंगत और गहरी काली आंखें, बगैर किसी तासुर के वो अंदर चला गया। निकाह के बाद आगा को स्टेज पर बिठाया गया। आगा इन सब से बहुत चिढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर गुल पर पड़ी तो पलटना भूल गई। वो दुल्हन बनी सुर्ख जोड़े में कयामत ढा रही थी। मेकअप ने इसे मजीद निखार दिया था। दराज पलकों को झुकाए वो स्टेज पर बढ़ी तो अम्मा जी के इशारे पर आगा ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और स्टेज पर बिठा दिया। सब इस हसीन जोड़ी को देखकर रश्क कर रहे थे और कुछ हसद में जल रहे थे। सोनिया ने आगा को दूध का गिलास दिया और नेग में 20,000 मांगा। उसने बेजारियत से सोनिया के हाथ को देखा, जो उसके सामने किए पैसे मांग रहे थे। उसने जेब से 20 के बजाय 50 निकाल कर दे दिए तो सोनिया ने खुश होकर उसकी भलाई ले ली। गुलजार मुस्कुराकर चेहरा झुका गई। वो बेड पर बैठी कब से उसका इंतजार कर रही थी और वो थकन से चूर थी। आगा को बाबा साईं ने 200 में से जबरदस्ती निकालकर कमरे में भेजा। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। गुल की धड़कन तेजी से तेज हो गई। आगा सख्त तासरात लिए उसे देखने लगा, फिर आगे बढ़कर अलमारी से एक डब्बा निकाला और गुलजार के आगे कर दिया। तुम्हारी मुंह दिखाई। उसने एहसान जताने वाले अंदाज में डब्बा दिया और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। गुल हैरत से डब्बे को देखने लगी। इस डब्बे में हीरे का सेट था। उसने मुंह बनाकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो कमरे का जायजा लेने में मसरूफ थी। किसी महलनुमा कमरा था। इतना बड़ा कमरा उसने पहली बार देखा था। वो हैरत से मुंह खोले सब कुछ देख रही थी। क्या हुआ? ऐसे जाहिलों की तरह क्यों देख रही हो? उसने वॉशरूम से निकलते ही उस पर तंज किया। आपको मैं जाहिल लगती हूँ मिस्टर? एमए किया है मैंने। गुलजार ने कमर पर हाथ बांध कर कहा। अच्छा, लगती तो नहीं, उसने लापरवाही से कहा और बेड पर लेट गया। गुल ने मुंह फेर कर बेड की दूसरी जानिब लेट गई। ओ हेलो, उठो, जाओ सोफे पर, अपना बिस्तर शेयर नहीं करता मैं। उसने फौरन से कहा। मिस्टर आगा, ये कमरा मेरा भी है और मैं आपकी बीवी हूँ, समझे? मैं इधर ही सोऊंगी।
गुल ने उठकर बैठते हुए कहा, अच्छा तुम मेरी बीवी हो? आगा ने हैरत की एक्टिंग की। क्यों, यकीन नहीं है? गुल ने मुस्कुराकर पूछा। उसके माथे पर बल नमदार हुए। ये लड़की कितनी बेबाक है। आगा कुछ कहता इससे पहले ही गुल ने अपने होंठ उसके गाल पर रख दिए और आगा की आंखें मारे हैरत के फैल गईं। बेशर्म कहेंगी, पागल। उसने उसे दूर धकेला। गुल का एक कहका लगाकर करवट बदल कर लेट गई और आगा उसकी पीठ को हैरत से देखता रह गया। वो जमीनों से घर वापस लौटा था। शाम हो रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जाने बढ़ा। राहदारी अबूर करते हुए अचानक गुल उसके सामने आ गई, जो चाय का कप लिए अम्मा साई के कमरे में जा रही थी। टक्कर लगने के बाइस गरम गरम चाय गुल के हाथ पर गिर गई। उफ, मेरा हाथ! गुलजार की चीख बुलंद हो गई थी। देखकर चलते हुए मौत आती है क्या? आगा ने गुस्से से कहा और ये जा वो जा। वो मुंह खोले उसे जाता देखने लगी। उसे लगा था कि वो परेशान होगा और उसकी मरहम पट्टी करेगा, मगर यहाँ तो इल्जाम ही उसके सर थूप दिया गया था। अच्छा बच्चू, मैं भी गुलजार अहमद हूँ, बदला ना लिया तो कहना। गुलजार ने अपनी फर्जी दाढ़ी पर हाथ फेरा और किचन की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गया। आज वो काफी थक गया था। सफेद टी शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहने गीले बालों को माथे पर फैलाए गुलजार धर्म से दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। आगा ने एक नजर उसे देखा और इग्नोर करके मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मगर ये क्या? गुलजार ने उसके मुंह पर चाय की पूरी प्याली उड़ेल दी। और ये क्या? आगा एकदम से उठकर उछला। आगा ने गुस्से से गुलजार को देखा और गुलजार हंस हंस कर लुटपुट हो रही थी, क्योंकि चाय ठंडी यख थी और आगा के उछलने पर गुल की हंसी छूट गई। वो कुछ पल के लिए उसकी हंसी में खो सा गया। वो वाकई पागल थी और आगा को भी पागल कर रही थी। वो गुस्से से गुलजार के पास गया और उसे बाजू से पकड़कर करीब किया। आउच! क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है? गुलजार ने दर्द से कराह कर कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों तंग करती हो? मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं, समझी? उसने गुस्से से उसका बाजू छोड़ दिया था। आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? खुशफहमियां हैं आपकी। मैंने अपनी सौतेली माँ की ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं की, तो आप क्या चीज है शौहर साहब? गुल ने हाथ कमर पर बांधकर उसे वार्न किया। आगा गुस्से से उसे धकेल कर वॉशरूम में घुस गया और वह नहाकर वापस आया तो गुल चेंज करके लेट गई थी। वो बिना शर्ट के सोफे पर ढह गया। बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे तड़पाओ मत मिस्टर आगा। गुल उठकर बैठते हुए बोली। अब क्या मसला है तुम्हें? आगा ने बेजारी से कहा। गुल बेड से उठकर उसके पास आई और सोफे पर उसके पास बैठ गई। बिना शर्ट के क्यों बैठे हैं? मैं आपके साथ ज्यादती कर लूंगी। गुल ने हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से कहा। उसकी संजीदगी देखकर उस आगा की हंसी छूटी। पागल कहीं की। आगा ने उसके सर पर चिप्स लगाई। आप हंसे भी हैं? गुलजार ने हैरत की इंतहा की। आगा ने करीब होकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। हंसने का नहीं पता, मगर तुमने मुझे पागल जरूर कर दिया है, आगा ने शरारत से कहकर बेड पर लेट गया और गुल उसे हैरत से देखती रह गई। उठ जाओ नवाब की औलाद, कितना सोगे? सुबह के 10 बज रहे हैं। बाबा साइन बुला रहे हैं। गुल ने आगा को झंझोड़ा, जो बेखबर सोया पड़ा था। बार बार जगाने पर भी जब वो नहीं उठा तो उसे शरारत सूझी। वो बाहर भागती हुई गई और जोर से चिल्लाने लगी, बाबा जान, अम्मा जी देखें आगा को क्या हो गया है। उसकी चीखें सुनकर सब लोग भागे हुए आए। क्या हुआ? मेरे आगा को? वो ठीक है? अम्मा जी और बाबा जान भी भागे कमरे में आए। आगा को बिना शर्ट के टेढ़ा मेढ़ा लेटे देखकर सारी मुलाजमाओं ने आंखें बंद कर ली। बरखुरदार बाबा साईं की आवाज पर आगा हड़बड़ाकर उठा। अपने कमरे में मजलिस खड़ी देख वो घबरा गया और जल्दी से शर्ट पहनने लगा। दूर खड़ी गुल के हंसने पर सब लोगों को मामला समझ में आ गया। अम्मा जी मुस्कुराते हुए सब मुलाजमों को लेकर चल पड़ी। बाबा जान आगा को घूरते हुए सरनफी में हिलाते चले गए। वो गुस्से से गुल को देखने लगा, मगर गुल का कारनामा दिखाकर गायब हो गई थी। आगा के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये लड़की वाकई पागल है, छोड़ूंगा नहीं इसे। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो अजीब मंजर देखने को मिला। गुलजार एक कॉपी लिए भाग रही और राशिद उसके पीछे पीछे अपनी कॉपी लेने के लिए भाग रहा है। दोनों की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। अम्मा साईं दोनों को देखकर महफूज हो रही थी। ये क्या हो रहा है? आगा की आवाज पर दोनों के कदम रुके और फिर दूसरे ही लम्हे राशिद ने झपट कर अपनी कॉपी गुल से छीन ली। गुल उसके पीछे भागी और दोनों लॉन की तरफ निकल गए। आगा सर पर हाथ मारकर बाबा सिंह के कमरे में चला गया। वो कमरे में बैठी कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ में गुनगुना भी रही थी। फोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। स्त्री छोड़कर वो फोन की तरफ बढ़ी। अनजान नंबर देखकर उसके माथे पर बल नुमदार हुए। हेलो जी, कौन? गुल ने तहरीर चढ़ाई थी। अरे ना सलाम ना दुआ। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज आई। आप बताने का शर्फ हासिल करेंगे कौन है आप? गुल ने उकता कर कहा। अरे गुल, तुम तो भूल गई मुझे, मैं सनी हूँ। दूसरी तरफ से तारुफ करवाया गया। सनी? ओह, तुम कैसे हो? मेरा नंबर किधर से लिया? गुल ने ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर कहा। सोनिया से नंबर लिया था तुम्हारा, सनी ने कहा। इस सोनिया की तो मैं खबर लेती हूँ। गुल बुड़बड़ाई। कुछ कहा क्या? उसने चौंक कर पूछा। नहीं। हाँ, वो कोई काम था क्या? गुल ने घबरा कर कहा। काम क्या होना जी, तुमने शादी कर ली और बताया तक नहीं, इतनी बेरुखी। उसने गिला किया।
सब बहुत जल्दी में हुआ तो नहीं बता पाई। गुल ने बेजारी से आंखें मटकाई और सोफे पर ढह गई। अच्छा बहाना है गुल, उसने फिर गिला किया। सनी, यार तुम तो जानते हो। गुल एकदम रुक गई। क्या हुआ गुल? सनी ने उसे चुप देखकर कहा। हाय ओ रब्बा, सारी कमीज जल गई, अब क्या करूं? गुल माथे पर हाथ मार के खड़ी हो गई। गुल, गुल क्या हुआ? सनी ने फोन पर आवाज लगाई और गुल ने बेजारी से मोबाइल को देखा और कॉल काट दी। अब क्या करूं मिस्टर, अकुड़ तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे इनकी कमीज। गुल करने लगी। तभी आगा कमरे में दाखिल हुआ। वो जमीनों से जल्दी वापस आ गया था, उसे कोई काम था। गुल को यूं बहन करते देखकर उसे हैरत हुई और वो आज जाहिल औरतों की तरह सीना पीट रही थी। तुम्हें क्या हुआ? गुल ने अब्रू चुकाकर पूछा। वो आपकी शर्ट। गुल ने लब काटते हुए कहा। क्या मेरी शर्ट क्या? आगा ने 2 कदम आगे बढ़कर सवाल किया। वो मुझसे जल गई है, सॉरी। गुल ने कहकर आंखें बंद कर ली। क्या पागल हो? मेरी पसंदीदा और नई कमीज जला दी तुमने। किधर ध्यान था तुम्हारा? हाँ। आगा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। वो सोफे से उठकर बेड पर चढ़ गई। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन गुल फुर्ती से भागकर कमरे से निकल गई। आगा बेबसी से कभी अपनी कमीज को और कभी बंद दरवाजे को देखता रहा और फिर मुस्कुराकर सर झटका और दूसरी शर्ट उठाकर फ्रेश होने चला गया। क्या पकाओगी आज रानी? गुल ने किचन में घुसे हुए रानी से पूछा। अम्मा जी ने कहा है कि बिरयानी पका लो। रानी ने मुंह के जाविये बिगाड़े। हाँ तो तुम बिरयानी पकाते हुए फौत हो जाओगी क्या? गुल ने उसके टेढ़े मेढ़े मुंह को देखा जो पकाने से पहले ही बन जाता था। रानी ने मुंह सीधा किया और प्याज काटने लगी। हाँ रानी तो बहुत भोली है। गुल उसकी हरकतों पर ही फिदा हो गई थी। अरे गुल बीबी, ये अम्मा जी बहुत काम करवाती हैं, क्या करूं, इतना जुल्म है ना। रानी ने दुखड़े सुनाते हुए मसनई आंसू साफ किए। क्या जुल्म किया है, सिर्फ खाना ही बनाती हैं और क्योंकि तेरे हाथ में जायका है इसलिए। गुल ने खफगी दिखाई। रानी हंसी हुई प्याज ब्राउन करने लगी। गुल भी उसकी मदद करने लगी। कमरे का दरवाजा धड़म से खुला और गुल तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और धड़म से दरवाजा बंद करके अलमारी से कपड़े निकालने लगी। सोफे पर बैठे आगा ने गुस्से से उसे देखा और उठकर उसके पास गया। क्या तकलीफ है? दरवाजा ऐसा बंद करते हुए मौत आती है क्या? आगा शदीद गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। अरे दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो जाता है, इसे भी गुस्सा है ना कि वो आपके कमरे की जीनत बना है बेचारा। गुल ने मासूमियत से कहा। आगा ने हैरत से दरवाजे को देखा और फिर गुल को देखा जो हंसते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। वो सर झटक कर सोफे पर बैठ गया। कल मेरे साथ शहर जाना है, तुम्हें पैकिंग कर लो, आगा ने गुल को कहा जो शीशे में बाल संवार रही थी। हैं सच्ची? मैं भी जाऊंगी। गुल उछलकर उसके पास आ बैठी। हाँ जाहिर है। आगा ने नजरें मोबाइल पर ही मरकूज कर रखी थी। हाय आप कितने सोने हो जानी। गुल ने उसके गाल को खींच कर लाड किया। आगा का मुंह हैरत से खुल गया। वाकई ये लड़की उसे मेंटल अस्पताल पहुंचा कर रहेगी। उसने सर माथे पर हाथ मारा और उठकर सोने लेट गया। गुल ने उठकर पैकिंग शुरू की। वो खुशी से झूमती जा रही थी। पैकिंग पूरी करके उसने एक नज़र सोए हुए आगा पर डाली। सोते में कितने मासूम लगते हैं, मगर कभी प्यार से बात नहीं करते, हर वक्त कांटे उगलते रहते हैं। गुल ने मुंह बसोर कर कहा और बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गई। काफी देर आगा को देखती रही, फिर उसके करीब होकर उसकी पेशानी चूमी और उसके कुशादा सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। आगा ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो सोया नहीं था। मुस्कुराकर उसने आंखें मूंद ली। गाड़ी एक फ्लैट के आगे आकर रुकी। गुल उछलकर गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। ये इलाका काफी पुररौनक था। आगा ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजा खोलकर फ्लैट में दाखिल हो गया। उसमें 2 कमरे, एक किचन और अटैच बाथ थे। एक छोटा सा लाउंज भी था जिसमें टीवी लगी थी। आगा फ्रेश होने बाथरूम चला गया था और गार्ड ने सामान रखा और चलता बना। गुल ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी लेने लगी। वो उसकी हरकतें नोट कर रहा था। वो वाकई बहुत मासूम लग रही थी। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाली, जिंदगी को भरपूर जीने वाली लड़की आगा को बदल रही थी। वो मुस्कुराने लगा था। ये ले आपका नाश्ता तैयार है। गुल ने खुश होते हुए टेबल पर नाश्ता लगाया। बाहर से मंगवा लेते, तुमने क्यों बनाया? आगा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? वो मुंह बसोर कर बोली। आगा ने गुल को देखा और नाश्ता करने लगा। वो भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। दरवाजा लॉक कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो अपना कोट पहनते हुए बोला था। और कोई मुझे घुमाने ले जाएंगे ना? उसने मासूमियत से पूछा था। आगा ने मुख्तसर जवाब दिया और गाड़ी की चाबी उठाई। सच्ची? गुल खुशी से उछली और भागकर आगा के गले लग गई। आप कितने सोने हो जानी। गुल ने उसके गाल चूमे और खुशी से उछलती बर्तन समेटने लगी, इस बात से अनजान कि आगा की धड़कनें बेकाबू हो चुकी हैं। मीटिंग के बाद आगा जल्दी घर पहुंच गया। उसे गुल दिखाई नहीं दी। वो फ्रेश होकर आया तो दूसरे कमरे से शोर की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में बढ़ा तो गुल सारा सामान फैलाए तैयार होने में मसरूफ थी। गालबन वो घूमने जाने के लिए बेताब थी। वो वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा, मगर ये क्या, गुल ने जो ही ड्रेस चेंज करना चाहा तो आगा को दरवाजे में खड़े देखकर फौरन सीधी हुई। आप कब आए? उसने आंखें छोटी करके तजस्सुस से पूछा। वो चौंका और खो गया। हाँ,
वो मैं थोड़ी देर पहले ही आया था। उसने कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, अब आप बाहर जाएं, मुझे चेंज करना है। गुल ने उसे भगाना चाहा। क्यों? मेरे सामने कर लो ना, उसने मखमूर लहजे में कहा। पागल है क्या? मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ। वो झींक कर बोली तो शर्म से लाल हो रही थी। अच्छा, आगा बगैर किसी तासुर के उठकर बाहर चला गया। गुल ने जल्दी से दरवाजा लॉक किया और तैयार होने लगी। वो बार बार आगा का प्यार भरा लहजा सोचकर शर्मा जाती। ये मैं क्या कर रहा था? इतना बेखुद क्यों हो गया? मैं खुद को काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ। आगा ने सोचते हुए खुद से कहा। वो गुल की मौजूदगी में बेखुद हो जाता था। वो अब खुद पर कंट्रोल खो रहा था। ना जाने क्यों वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता था, मगर अब वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था। अपनी मूछों को ताव देता हुआ वो उठकर चेंज करने चला गया। गुल ने पर्पल कलर का लॉन्ग फ्रॉक, जिस पर हैवी काम हुआ था, साथ मैचिंग दुपट्टा और ज्वेलरी पहनकर, हल्का मेकअप करके, बालों की चुटिया की हुई और 2-3 लटें चेहरे पर मस्ती कर रही थी छोड़ दी थी। वो आगा का वेट कर रही थी। वो कमरे से बाहर आया, पर्पल कलर की शर्ट पर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट, बालों को एक तरफ किए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी और दूसरे हाथ में गॉगल्स उठाए, ब्लैक बूट पहने वो हीरो लग रहा था। गुल को देखकर आगा को ब्रेक लग गई। वो इंतहाई हसीन लग रही थी। गुल आगा को देखकर आगे बढ़ी और उसकी पेशानी चूम ली। बहुत सोने लग रहे हो जानी, गुल ने मोहब्बत से कहा। तुम तुम भी, आगा ने मुख्तसर तारीफ की और बाहर निकल गया। वो इसके रिएक्शन पर उदास हो गई, मगर फिर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। गुल को समंदर बहुत पसंद था। उसने बहुत सेल्फी लेकर सोनिया को भेज दी थी। आगा वो देखें, कुल्फी प्लीज ले आए, गुल ने आगा से फरमाइश की और आगा ने सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। हवा से उसके बाल बिखर रहे थे। वो बार बार बाल दुरुस्त कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई है जो उसे देखकर शैतानी हंसी हंस रहा है। गुल के मोबाइल पर कॉल आई थी। उसने मोबाइल को देखकर मुंह बनाया। हाँ बोलो सनी। गुल चाहकर भी लहजे की बेजारी छुपा ना सकी। क्या हुआ? मसरूफ हो गया? सनी ने उसका लहजा भांप लिया था। हाँ मसरूफ हूँ, तुम बताओ। अरे मैंने यूं ही कॉल की थी, मैं आया हूँ चची की तरफ, सोचा तुमसे मिल लूं। सनी ने मुद्दा बयान किया। मैं शहर आई हूँ अपने शौहर के साथ और मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, गुल ने उकता कर कहा और खटाक से फोन बंद कर दिया। इस सोनिया की खबर लेनी पड़ेगी, मेरा नंबर देकर जान को अजाब डाल दिया है। गुल अच्छी खासी बदमजा हो गई थी। उसने सोनिया को फोन लगाकर उसकी फेंटी लगाई, मगर सोनिया ने साफ इनकार कर दिया कि नंबर उसने नहीं दिया और सनी से तो उसका राब्ता भी नहीं है और वो कितने कितने अरसे से घर पर भी नहीं आया। गुल को तशवीश हुई कि सनी ने झूठ क्यों कहा। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका लिया है? आगा ने उसके लटके मुंह को देखा जो लटक कर गिरने को था। अरे कुछ नहीं, बस आप मुझे पार्क ले जाए, मैंने झूला लेना है, गुल ने मासूमियत से कहा। उसे मुस्कुराकर कुल्फी उसे दी और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले आया। हाय, मुझे बेहोश करना है क्या? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गुल ने ड्रामा किया। बेहोश नहीं, अभी और भी बहुत कुछ है करने को। आगा फिर मुस्कुराया, जैसे उसका जालिम डिंपल जाहिर हो गया था। हाय अल्लाह, मैं मर गई। गुल ने बेहोशी का अच्छा खासा ड्रामा कर डाला। गुल भी मेरी तरह उसके डिंपल पर फिदा हो गई थी। अरे पागल कहीं की, आगा इस बार खुलकर हंस पड़ा। काफी घूमकर वो लोग घर पहुंच गए। रात के 11 बज रहे थे। अरे मेरा तो दिल ही नहीं भरा, काश रात किसी होटल में रुक जाते। गुल कोई तीसरी बार गिला कर रही थी। फिर किसी दिन चलेंगे ना, अभी आराम करो। आगा ने उसका गाल थपथपाया। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। आगा ने कोट उतारा और हैंग कर दिया। वो काफी थक गया था। गुल ने उसे पीछे से हिसार में ले लिया। आगा, मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना, गुल ने मोहब्बत से कहा था और आगा ने मुड़कर उसे देखा। ये लड़की आज उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। अब आगा की बस हो गई थी। उसने गुल को खुद से करीब करके अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर गुल को खामोश करवा दिया था। आगा गुल उसने पीछे धकेल कर अपनी सांसें बहाल करने लगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, सबूत चाहिए हो तो ले लेना, आगा ने शरारत से कहा। जी सबूत दें, वरना मुझे यकीन नहीं आएगा, गुल ने खुशी से कहा। उसे लगा आगा उसे कल फिर से घुमाने का या शॉपिंग का वादा करेगा, मगर उसकी सोच गलत साबित हुई। उसने बढ़कर उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर डालकर उस पर झुक गया। उसके सबूत देने पर गुल की आंखें हैरत से फैल गईं और फिर आगा ने अपनी मोहब्बत की मोहर उस पर जब्त करके उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। गुलजार किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ थी। लाउंज में टीवी फुल आवाज में चीख रहा था। दुपट्टा सोफे पर अपनी नाकदरी पर नूहे के ना था। बालों का जोड़ा बनाए ब्लू कमीज शलवार में वो बहुत प्यारी लग रही थी। कभी कभी वो किचन से झांककर टीवी पर सीन देख लेती और फिर अपने काम में जुट जाती। हीरो जब कोई डायलॉग बोलता तो वो भी साथ में शुरू हो जाती। टीवी के शोर में उसे पता ही ना चला कि कब आगा दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हो गया। वो गुल को इस हाल में देखकर चकरा गया। गुल मुसलसल झूमती हुई, गुनगुनाती हुई पतीले में चम्मच हिलाती और साथ में रोटी भी सेंकती। अचानक गुल ने बेलन हवा में लहराया और डायलॉग बोलना शुरू किया। काजोल,
तुम सिर्फ मेरी हो। आगा उसके इतने ऊंचे नारे पर डर गया। उसने गुल का डायलॉग मुकम्मल होने से पहले टीवी ऑफ किया और गुल को घूरने लगा। अरे आप कब आए? गुल ने चौंक कर उसे देखा। जब तुम एक्टिंग कर रही थी। आगा ने मुंह बनाया। अच्छा, सही है। गुल ने अच्छा को लंबा खींचा और किचन में गुम हो गई। कुछ देर बाद वो चाय ले आई और आगा के पास बैठकर उसका पसीना सुखाने लगी। आप आराम करें, मैं फिर खाना लगाती हूँ, गुल कहकर किचन में दोबारा गुम हो गई। टेबल पर खाना लगाकर वो कमरे में आगा को बुलाने चली गई। धड़ाम से दरवाजा खुला और गुल तूफान की तरह आगा को खाना खाने का हुक्म देकर ये जा वो जा। आगा ने अपना हाथ सर पर जोर से मारा और उठकर खड़ा हो गया। दुनिया सुधर सकती है मगर गुलजार अहमद से इस चीज की उम्मीद लगाना बेकार है। वो सोचता हुआ बाहर निकल गया। गुल, आज मैं देर से आऊंगा, दरवाजा लॉक कर लेना, कल शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा, ठीक है? आगा ने मुंह बसोरे खड़े गुल को तो कहा था। पक्का ना, कल लेकर जाएंगे? गुल ने तस्दीक चाही। पक्का, ओके। आगा खुदाफिज करके चला गया। एक किस भी नहीं कर सकते, खड़ूस, गुल ने मुंह बनाकर सोचा। वो लंबे लंबे डग भरता ऑफिस में दाखिल हुआ, अपनी लंबी मूछों को ताव देता हुआ। सफेद टी शर्ट और ब्राउन पैंट पहने, बालों को एक तरफ किए वो बहुत डैशिंग लग रहा था। काले रंग के ग्लासेस लगाए, टी शर्ट से उसके कसरती बाजू नुमाया थे। हर लड़की उसे देखकर दीवानी हो जाती थी। वो था भी हसीन। यस मिस्टर सनी, आगा ने कुर्सी पर बैठते हुए सनी को मुखातिब किया। सर, ये प्रोजेक्ट हमें दे दें, हम इस पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। सनी ने मुस्कुराकर मुद्दा बयान किया। ये रहे डॉक्यूमेंट्स और नक्शा। सनी ने फाइल बढ़ाई। देखिए मिस्टर सनी, ये प्रोजेक्ट कम अज कम आपकी कंपनी को नहीं मिल सकता। सॉरी टू से, आपने पहले भी काफी नुकसान किया है। आगा ने साफ अल्फाज में उसे मना कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल वो सनी की बात पूरी होने से पहले ही आगा का फोन बजा, जिस पर गुल की तस्वीर लगी हुई थी और नंबर पर माय वाइफ लिखा था। आगा ने सनी को जाने की इजाजत दी और कॉल पिक कर ली। सनी को गुस्से से लब काटता बाहर आया। अच्छा, तो ये है गुल का शौहर, अब तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। सनी गुस्से से सोचता बाहर निकल गया। हाँ गुल, बोलो क्या हुआ? आगा ने कॉल उठाकर पूछा। गुल ने उसे पिज्जा भेजने का हुक्म सुनाया। अच्छा यार, भेजता हूँ, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते, गुल ने शरारत से कहा और पिज्जा ऑर्डर कर दिया। गुल टीवी लगाकर बैठी हुई थी और आगा ने पिज्जा भेज दिया था। वो मजे से पिज्जा खा रही थी जब डोरबेल बजी। कौन है? आगा तो लेट आएंगे, फिर कौन आ गया? गुल ने खुद से ही सवाल किया। क्या दूसरी बेल बजने पर वो उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े वजूद को देखकर उसकी रूह फना हो गई। तो तुम यहाँ? आगा को घर आते आते रात के 10 बज गए थे। उसने गुल के लिए गजरे खरीदे। वो गुल से इज़हार मोहब्बत करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि इस पगली ने आगा खान को भी पागल कर दिया है। वो मुस्कुराकर दरवाजा खोलने लगा। अभी उसने हाथ बढ़ाए ही थे कि दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। उसने हैरत से दरवाजे को देखा और फिर तेजी से घर में दाखिल हुआ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। गुल कभी दरवाजा खुला नहीं छोड़ती थी। गुल, गुल कहाँ हो? गुल, आगा के बार बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। आगा की परेशानी में इजाफा हुआ। उसने बढ़कर सारा घर छान मारा मगर उसे गुल कहीं नहीं मिली। इस मोबाइल निकालकर गुल को कॉल मिलाई तो उसका फोन लाउंज में पड़ा मिला। अध खाया पिज्जा इस बात की गवाही दे रहा था कि गुल दोपहर से गायब है। आगा परेशानी में इधर उधर चक्कर काटने लगा। तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ी। पर्ची पर गई। उसने खोलकर देखा तो उल्टी गिनती शुरू करो आगा खान लिखा हुआ था। आगा ने गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकल गया। गुस्से से उसकी कनपटी की रगें तन गई थी। गुल की गुमशुदगी को 2 दिन हो गए थे। पुलिस भी कुछ मालूम नहीं कर पा रही थी। आगा ने अपनी पूरी कोशिश की थी मगर गुल का कुछ अता पता ना था। इन 2 दिनों में आगा को एहसास हुआ था कि गुल उसके लिए कितनी जरूरी है। वो पल पल मर रहा था, ना जाने गुल किस हाल में होगी। आगा ने घर पर कुछ नहीं बताया था। उसका दोस्त अकबर इस वक्त उसके साथ था और वो दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे गुल का पता लगाने की। अकबर, गुल मिल जाएगी ना? वो ठीक तो होगी ना? आगा बार बार अकबर से यही पूछता था। संभाल खुद को आगा, सब ठीक होगा। वो दोनों इस वक्त पार्क में बैठे थे। आगा दिन ब दिन मौत के करीब जा रहा था। आगा के मोबाइल पर मैसेज टोन बजने पर वो दोनों मुतवज्जो हुए। किसी अनजान नंबर से वीडियो भेजी गई थी। उसने फिर वीडियो ऑन की तो अकबर ने रुख फेर लिया। आगा ने असियत से आंखें मीच ली और मोबाइल एक तरफ रखकर गुस्से पर काबू करने लगा। वीडियो में गुल बेहोश पड़ी थी। उसके जिस्म पर कपड़े का नामो निशान तक ना था। ये सब आगा की बर्दाश्त से बाहर हो गया। गुल, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, एक बार हाथ लग जाए, आगा पूरी ताकत से चिल्लाया था। आसपास के लोगों ने मुड़कर उसको देखा। इन्हें इसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। अकबर आगा को वहां से सीधा पुलिस स्टेशन ले गया था। नंबर की तफसीलात निकाली गई तो मालूम हुआ कि ये नंबर सिर्फ आगा को मैसेज करने पर ही ऑन हुआ था और फिर बंद कर दिया गया। शाम होने लगी थी। अकबर उसे लेकर अस्पताल चला गया। आगा को संभालना मुश्किल हो गया था। वो लोग अस्पताल से चेकअप करवाकर बाहर आए तो लोगों का रश लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि किसी लड़की को नंगा करके बाहर फेंका गया है। आगा और अकबर लोगों को चीरते हुए आगे बढ़े। सामने पड़े वजूद को देख आगा वहीं ढह गया।
गुल का वजूद चीख चीख कर अपनी बेहुरमती बयान कर रहा था। इस नन्ही सी जान पर जो जुल्म हुआ था वो बर्दाश्त के काबिल ना था। अकबर ने वहां खड़े लोगों को चलता किया और स्ट्रेचर लाकर गुल के वजूद को ढांप कर अस्पताल भेज दिया। आगा साकित सा खड़ा सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी मोहब्बत उससे छीन ली गई थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो खाली हाथ रह गया था। शायद कुदरत को इन दोनों का मिलन मंजूर नहीं था, या शायद आगा की किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी थी। देखें, डेड बॉडी पर बहुत तशद्दुद किया गया था और उनकी कमर पर कुछ लिखा गया है, आप चलकर देख लें। डॉक्टर ने अकबर को तफसील से आगाह किया। अकबर आगा को तकरीबन घसीट कर अंदर ले गया। आगा के लब हिल गए थे। वो खामोश तमाशाई बना अपनी बर्बादी देख रहा था। गुल की पीठ पर जलाकर, ये तो शुरुआत है, लिखा गया था। उसकी तकलीफ का सोचकर अकबर ने आंखें मीच ली, मगर आगा पथराई आंखों से गुल का मुर्दा वजूद देख रहा था। अकबर, ये झूठ है, गुल जिंदा है, वो ठीक है। अकबर, मैंने इसे शॉपिंग करवानी है, वो मेरा इंतजार कर रही है। आगा पागलों की तरह कहे जा रहा था। अकबर उसे पकड़कर खामोश करवा रहा था, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। अकबर, वो नाराज हो जाएगी, मुझे जाने दे, मैंने वादा किया था शॉपिंग करवाने का। आगा छोटे बच्चे की तरह बोले जा रहा था। देख आगा, रुक, यही सच है, भाभी नहीं रही। आगा समझ, खुद को संभाल। अकबर से आगा की हालत देखी ना गई और वो उसे लेकर बाहर आ गया। अकबर आगा को सीने से लगाए खुद भी रोने लगा था। आगा आज जिंदगी में पहली बार रो रहा था और वो चीख रहा था। अस्पताल के सब लोग नम आंखों से उसे देख रहे थे। वो गुल की मैयत को पत्थर हुई आंखों से देख रहा था। अम्मा साईं सीना पीट पीट कर बेहोश हो चुकी थी। सोनिया को होश ही नहीं आ रहा था। गुल की सौतेली माँ भी रवायती आंसू बहा रही थी। हर आंख अश्कबार थी। आगा की तो दुनिया उजड़ गई थी। उसके पास क्या रह गया था? मैयत को उठाने लगे तो आगा का सत्ता टूटा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नहीं, गुल नहीं जाएगी, वो सो रही है। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो अभी उठ जाएगी, देखना। वो जिंदा है, प्लीज इसे मत ले जाओ, मत लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, मर जाऊंगा। चीखते चीखते आखिरी लफ्जों पर आगा ढह गया और फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने बढ़कर उसे उठाया और जबरदस्ती कमरे में ले गया। आगा, खुदा के लिए कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अकबर आगा को कब से खाना खिलाने की कोशिश में था, मगर वो हुलूस चुप था। ना किसी से बात करता और ना ही कमरे के बाहर जाता। उसने खुद को कैद कर लिया था। हर वक्त गुल की तस्वीर देखकर रोता रहता। इस दौरान सनी भी उसके घर बार बार आता रहा था। सनी को काफी दुख था। वो गुल से मोहब्बत करता था, मगर आगा से शादी के बाद सनी ने उसे उसकी जिंदगी में खुश देखकर किनारा कशी कर ली थी। पुलिस अब तक कातिल को ढूंढ रही थी, मगर जो हो गया था वो कब बदल सकता है? आगा की जिंदगी तो उजड़ गई थी। आगा अकबर के साथ सनी के घर पहुंचा। घर खस्ता हाल सा था, ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। आगा ने गेट खटखटाया तो चौकीदार ने उनसे आने का मकसद पूछा। अरे साहब जी, सनी साहब का तो इंतकाल हो गया है, कल कार एक्सीडेंट में। चौकीदार ने दुख से बताया। क्या? वो कैसे? आगा हैरत से मुंह खोलकर रह गया। एक आखिरी उम्मीद ही तो थी, वो भी आप उनकी वालदा से बात करें। चौकीदार उनको अंदर ले गया। सनी की माँ बहुत परेशान थी। घर में एक जवान बहन और माँ मौजूद थी। एक भाई मौजूद था, वो भी नहीं रहा। सनी की माँ ने बताया था कि बचपन में सनी का रिश्ता गुल के साथ तय था, मगर फिर अचानक ही उसके बाप ने उसकी शादी करवाकर रिश्ता तोड़ दिया। सनी गुल को चाहता था, मगर वो खामोश हो गया। कल ही वो शहर से आ रहा था तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गया। आगा के लिए ये बहुत मुश्किल था। उसे कातिल को ढूंढने में मजीद मुश्किल हो गई थी। उसने नादिया को कॉल मिलाकर सनी के घर बुला लिया। नादिया ने घर की तलाशी ली। इन्हें सनी की अलमारी से एक डायरी मिली। आगा ने डायरी अपने पास रख ली और सनी का मोबाइल पुलिस ने चेकिंग के लिए रख लिया। इन सब के दौरान अकबर की नजरें किसी के गिर्द घूम रही थीं और वो थी सनी की बहन जरका। आगा लाउंज में बैठा चाय पी रहा था और साथ ही सनी की डायरी भी पढ़ रहा था। डायरी में साफ जाहिर था कि सनी बेकसूर है, बल्कि इसे किसी से खतरा है जो उसे मारना चाहता है। आगा ने उसकी डायरी के आखिरी सफ़े पर जो पढ़ा, उससे वो चौंक गया। सनी ने कुछ खास पैगाम गुल के मोबाइल में भेजा था, मगर शायद गुल उसे देख नहीं पाई। आगा ने गुल का मोबाइल दोबारा चेक किया। इस मोबाइल में व्हाट्सएप मौजूद नहीं था, मतलब सनी ने जो भी भेजा था वो व्हाट्सएप पर था। आगा ने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके फौरी आईडी बनाई। उस पर एक वॉइस मैसेज मौसूल हुआ था, जिसमें सनी ने ये बताया था कि गुल की जान को खतरा है और कोई बहुत ही अपना गुल का और आगा का दुश्मन है, ऐसा अपना जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा सकता। आगा ने डायरी को कंघाल कर रख दिया, मगर इसमें और कुछ भी मौजूद नहीं था। इतने में डोर बेल बजी। आगा ने दरवाज़ा खोला तो नादिया मौजूद थी। वो वर्दी में नहीं थी। ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक सर पर, हिजाब सेट किए, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में पर्स लिए वो आगा से अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। आइए बैठे, मैं चाय लाता हूँ। आगा ने उसे सोफे पर बिठाया। नहीं, चाय रहने दे, मुझे कुछ काम है आपसे। जी बोले। आगा ने सामने सोफे पर बैठते लापरवाही से कहा।
सनी के मोबाइल से एक नंबर मिला है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, मगर वो नंबर बंद है। लास्ट बार वो नंबर शेखुपुरा के गांव में एक्टिव था। नादिया की बात पर आगा चौंका। शेखुपुरा तो मेरा गांव है, आगा ने हैरत से कहा। तो नादिया ने उसकी तरफ अजीब अंदाज में देखा। मतलब कातिल आपका अपना है? मिस नादिया, ये वॉइस सुने और डायरी देखें। आगा ने उसे तफसील बताई। और फिर तो गांव जाकर देखना पड़ेगा, नादिया पुरसोच अंदाज में बोली। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर कौन है ऐसा जो... आगा अपनी बात अधूरी छोड़कर आंखें मूंद गया। वो गुल को भूल नहीं पा रहा था। बेअख्तियार उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। आप संभालें खुद को, नादिया ने परेशान होकर कहा। आगा का दुख उसे मुसरिफ कर रहा था। सॉरी सॉरी, वो बस यूं ही। आगा ने घबराकर आंसू साफ किए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मैंने भी अपने अजीज रिश्ते खोए हैं, मैं अकेली हूँ, तकलीफ बहुत है मेरे अंदर, नादिया ने नम आंखों से अपनी गोद में देखते कहा। मिस नादिया, जिंदगी बहुत दुख देती है और दुनिया इतनी जालिम है कि दुखी इंसान को और दुखी करती है। आगा ने गहरी सांस छोड़ी। मैं आपका दुख समझती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको जब मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं, नादिया ने मुस्कुराकर कहा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया मिस नादिया, आगा ने भी जवाबन मुस्कुराकर कहा। फ्रेंड्स, नादिया ने अपना हाथ आगे किया। फ्रेंड्स, आगा ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। तो अब बताएं अपने बारे में कुछ, आगा ने सही होकर बैठते कहा। वो काफ़ी अरसे बाद किसी के साथ दिल से बात कर रहा था। वो इस वक्त सब भूल गया था। आगा, मेरे अम्मी 2 साल पहले फोत हो गई, अबू बचपन से नहीं थे, ना कोई बहन भाई और ना कोई दोस्त। रिश्तेदारों ने मेरी नौकरी की खातिर रिश्ता रखा, जायदाद हड़प कर मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना एक घर लिया और वहाँ अकेली रहती हूँ, अपनी जॉब को ही सब मानती हूँ। नादिया ने भीगी आंखों से अपनी बात बताई। ओह सो सैड। कोई बात नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नादिया और आगा कुछ अहलकारों के साथ गांव रवाना हो गए। वो लोग सादा से हुलिये में थे, वहाँ किसी को मालूम ना था कि ये पुलिस है। घर पहुंचकर आगा बाबा साईं के पास चले गया और नादिया अम्मा साईं के साथ खुशगपियां लगाने लगी। अम्मा साईं की बेटी ना होने की वजह से उन्होंने नादिया को बेटी बना लिया। सुबह 10 बजे आगा और नादिया ने सरसरी सा गांव में चक्कर लगाया। एक जगह नादिया ने बाबा साईं को किसी से राजदारी में बात करते देखा। बाबा साईं उसे कुछ पैसे दे रहे थे। नादिया सोच में पड़ गई। आगा, क्या ये तुम्हारे सगे बाबा हैं? नादिया की बात आगा को चौंका गई। नादिया, ये मेरे सगे बाबा तो नहीं है, मगर इन्होंने मुझे सगों से बढ़कर प्यार दिया है। मगर तुम्हें कैसे पता? आगा ने उसके चेहरे को देखा। अरे नहीं, वैसे पूछा था। नादिया ने आगा को कुछ बताना मुनासिब ना समझा जब तक वो खुद तस्दीक ना कर ले। उसे बाबा साईं पर शक होने लगा था। दोपहर को वो लोग घर आए। नादिया ने एक अहलकार को बाबा साईं पर नजर रखने को कहा। अम्मा जी, ये बाबा साईं आपके दूसरे शौहर हैं? तो पहले शौहर, नादिया ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेटा, मेरे पहले खामन हार्ट अटैक से चल बसे थे। शाह साईं ने मुझे आगा समेत अपना लिया। बहुत प्यार दिया इन्होंने। सौतेला बाप होने के बावजूद कभी आगा को एहसास नहीं होने दिया। आगा 10 साल का था जब शाह साईं से मेरी शादी हुई। अम्मा साईं तारीफ के पुल बांध रही थीं। नादिया को दाल में कुछ काला लगा। बाबा साईं के कमरे में वो छुपकर घुस आई। इस वक्त वो जमीनों पर मौजूद थे। नादिया ने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसकी नजर अलमारी में पड़े लॉकअप पर गई थी। जरूर इसमें कुछ है। नादिया ने अभी हाथ बढ़ाया था कि कदमों की चाप पर वो रुक गई। उसकी सांस अटक गई थी क्योंकि बाबा साईं वापस आ गए थे। नादिया वहीं जमी हुई थी, खड़ी थी कि अचानक दरवाजा खुला और नादिया ने जोर से आंखें बंद कर लीं। दरवाजा खुला और बाबा साईं अंदर दाखिल हुए। एक नजर कमरे का जायजा लेकर वो बिस्तर पर ढेर हो गए। नादिया सांस रोके अलमारी के पीछे खड़ी बाबा साईं को देख रही थी। बाबा साईं कुछ देर बेसुध पड़े रहे और फिर मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाने लगे। नादिया ने जल्दी से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। हेलो, हाँ बोलो, उठा लाए कि नहीं? अच्छा ठीक है, मेरे पहुंचने तक कुछ नहीं करना, मैं खुद इससे पहले देखूंगा। उसे गोदाम में ही रखो जो गांव के बाहर है, ठीक है? कॉल रखकर बाबा साईं बाथरूम में चले गए। नादिया ने मुंह का साविया बिगाड़ा क्योंकि वो कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। कमरे से निकलकर वो तेजी से भाग गई। नादिया, नादिया, आगा नादिया के कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ, खैरियत? नादिया ने दुपट्टा सही किया। अरे खैरियत नहीं है, सनी की बहन गायब है, उसका सुबह से कोई पता नहीं, वो घर के सहन से गायब हो गई। आगा ने परेशानी से कहा। वो कैसे? नादिया हैरत में डूब गई। उसे बाबा साईं की कॉल याद आई। पता नहीं, आगा ने बेबसी से कहा। नादिया, मैं अब किसी और गुल को तबाह होते नहीं देख सकता। आगा की आंखों में नमी उतर आई। वो पहले वाला आगा नहीं रहा था। वो मगरूर और सड़ू सा आगा कहीं खो गया था। आगा, बाबा साईं का गोदाम कहाँ है? नादिया ने उसे देखते हुए कहा। क्या? आगा ने चौंक कर पूछा। गोदाम कहाँ से आ गया यहाँ? देखो, मुझे गांव के बाहर गोदाम में ले चलो प्लीज। नादिया के कहने पर आगा ने सर हिला दिया। शाम के 5 बज रहे थे। आगा, नादिया और 3 अहलकार गोदाम में बंदूक ताने आहिस्ता से चले जा रहे थे।
पुलिस ऑफिसर ने अपनी वर्दी पहन रखी थी। गोदाम में अनाज वगैरह नहीं बल्कि पुराना सामान पड़ा था। लगता था जैसे वहां अरसे से कोई ना आया हो। आगा अभी भी हैरान था कि नादिया उसे यहाँ क्यों लाई है। काफी आगे जाने के बाद इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। बाबा साईं आगा के मुंह से बेख्तियार निकला। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। बाबा साईं कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। सामने जरका का बेसुध जिस्म सारी कहानी बयान कर चुका था। कुछ गुंडे वहां खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग इस गांव के नहीं थे। आगा ये सब देखकर चकरा गया था। उसका मतलब गुल को भी बाबा साईं ने। आगा ने सोच आते ही गुस्से से नादिया को देखा। नादिया ने उसे इशारा करके तसल्ली दी। आगा गुस्से से पागल होने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। हैंड्स अप! नादिया की आवाज पर सब चौंके। बाबा साईं नादिया और आगा को देखकर बौखला गए। तुम पुलिस? बाबा साईं ने मुंह से बमुश्किल निकला। हाँ पुलिस। क्यों चौंक गए? नादिया ने गुस्से से कहा। आगा मेरी बात बस। आगा ने बाबा साईं को हाथ के इशारे से रोक दिया। जब से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। एहलकारों ने बढ़कर गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इनका खेल खत्म हो जाएगा। आगा ने जरका को उठाया और बाहर आ गया। बाबा साईं को गुंडों समेत शहर के थाने रवाना कर दिया। नादिया आगा के साथ जरका को लेकर अस्पताल पहुंची। उसकी सांसें मध्यम चल रही थीं। आगा ने अकबर को फोन करके सारी बात बता दी। अकबर जरका के घर वालों समेत अस्पताल पहुंचा। आगा जरका ठीक है ना? अकबर ने आगा से पूछा। हाँ मेरे यार कुछ नहीं होगा, तू फिक्र ना कर। आगा ने उसे तसल्ली दी। आगा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अकबर ने रोते हुए कहा। अकबर ये सब कब? आगा हैरान हुआ था। मैंने तुझसे छुपाया मगर मैं उस दिन पहली बार जरका के लिए पागल हो गया था, इसलिए मैंने उससे राब्ता किया। उस दिन वो मुझसे मिलने ही बाहर आई थी और मुझ तक पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गई। अकबर ने शर्मिंदगी से कहा। अकबर आगा ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके साथ ज्यादती हुई है, ना जाने अब क्या हो। अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने उसकी जिंदगी की नवीज सुनाई तो अकबर भागकर अंदर गया। नादिया बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? और शाह साईं को भी नहीं बताया मैंने। अम्मा साईं नादिया से बार बार पूछ रही थी, जो उन्होंने अपने साथ कहीं ले जा रही थी। अम्मा आप रुके, सब मालूम हो जाएगा आपको। रास्ते से आगा को पिक करके वो लोग शहर रवाना हो गए। शहर पहुंचकर वो सीधा पुलिस स्टेशन गए। शाह साईं और उसके आदमियों की काफी अवभगत हो चुकी थी। अम्मा साईं ये सब देखकर शजदा रह गई। बोल हरामी क्यों किया ये सब? आगा ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। आगा बस कर, सारी जिंदगी तुझे खिलाया, बाप बनकर पाला और तू आज मुझ पर चिल्ला रहा है। शाह साईं ने गुस्से से कहा। हाँ चिल्लाऊंगा क्योंकि तूने मेरी बीवी मेरी जिंदगी छीन ली मुझसे। आगा ने शाह साईं पर मुक्कों की बरसात कर दी। अम्मा साईं मामला समझने की कोशिश में थी। आगा ये क्या है? अपने बाप को इस हाल में? अम्मा जी आप नहीं जानती, इसने गुल को मारा, जरका की इज्जत लूटी, ना जाने और क्या क्या कारनामा किया है। इसको फांसी होगी फांसी। आगा धाड़ा था कि सारा पुलिस स्टेशन सहम गया। क्या? अम्मा साईं सब सुनकर दिल पकड़कर रह गई। उनका सर चकरा गया और वो वहीं ढेर हो गई। अम्मा जी! आगा भागकर अम्मा के पास गया। इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। इन्हें शदीद हार्ट अटैक आया था मगर वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर के कहने पर आगा पुरसकून हो गया। अम्मा साईं को वापस गांव भेज दिया। वहां रानी को इनकी देखभाल का कहकर आगा 2 दिन बाद शहर लौट आया। 2 दिन शाह साईं की खूब खातिरदारी हुई। वो अब कुछ भी सहने से कासिर था। उसने अपना जुर्म कबूल किया और सारी बात बताने का कहा। गुंडों ने बस इतना बताया था कि वो शाह साईं के कहने पर लड़की उठाते और ज्यादती करके मार देते, फिर फेंक आते। गुल और जरका के अलावा सनी को भी उन्होंने ही मारा था। बोल साईं वरना अभी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नादिया ने गुस्से से साईं को थप्पड़ मारा। बताता हूँ। साईं ने हाथ जोड़कर मारने से रोका। बूढ़ा इंसान कब तक मार सह सकता था? मेरे वालिदैन की हम 2 औलाद थे, मैं और मेरी बहन फरीना। फरीना ने भागकर अहमद खान से शादी कर ली। अहमद खान मेरी बहन को खूब मारता था। फरीना मुझसे राब्ते में थी। अब्बा की वफात के बाद अम्मा से भी मुलाकात करती थी। अहमद मेरी बहन को मैके से पैसे मंगवाने का कहता। फरीना जब मना करती तो उसे खूब मारता था। फरीना की बेटी की पैदाइश पर अहमद ने उसे बेदर्दी से मारा और गुंडों के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी बहन को इसी तरह मार दिया जिस तरह गुल मारी गई थी। मुझ में बदले की आग भड़क उठी। मैंने अहमद की बहन के शौहर को मरवाकर उससे शादी कर ली। आगा को अपना लिया ताकि बदला ले सकूं। गुल को ब्याह कर लाया मगर मैंने गुल को नहीं कत्ल किया। गुल का कातिल उसकी सौतेली माँ का भाई है जो गुल से मोहब्बत करता था मगर गुल ने उसे धुतकार दिया। उसके बाद वो बदला लेना चाहता था, यूं उसने गुल को मार दिया। सनी को इस बारे में मालूम हो गया क्योंकि सनी के बड़े भाई ने ही गुल को मारा था। सनी ने गुल को काफी होशियार करना चाहा मगर गुल ने उसकी सुनी ही नहीं। उस दिन दरवाजे पर सनी का भारी भाई मजीद ही था जो उसे वहां ले गया था। मैंने गुस्से में आकर सनी को मरवा दिया और जरका को उठवा लिया मगर मेरा मकसद सिर्फ बदला था और कुछ नहीं। शाह साईं ने अपनी बात मुकम्मल की और रोने लगा। आगा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। एक बार मुझे बताया होता क्या मिला आपको जरका के साथ ये सब करके?
आगा अगर तुम्हें बता देता तो उसे सिर्फ जेल होती। मेरी बहन का कातिल है वो, उसे तड़पाना चाहता हूँ मैं। सोनिया को भी मरवाना चाहता था ताकि अहमद खान को एहसास हो, मगर इससे पहले ही मैं। बस बाबा साईं बस, अब और नहीं, आगा गुस्से से कहकर बाहर आ गया। नादिया कुछ एहलकारों को लेकर सनी के घर पहुंची और मजीद जो कि रुपोश था, बहन के लिए घर आया था, उसे गिरफ्तार करके ले आए। ये अदालत दफ़ा 320 के तहत शाहसाइन को 12 साल कैद बामुशक्कत और अहमद खान को और मजीद को फांसी की सज़ा सुनाती है। और पेन टूट गया। 2 साल बाद। आगा बस कर दो, गुल को गुजरे 2 साल हो गए हैं। तुम कब तक उसके लिए शोक मनाते रहोगे? शादी कर लो नादिया से प्लीज़। अकबर आगा को समझा रहा था। नादिया अम्मा साईं के कहने के बावजूद हवेली नहीं रहती थी, बस कभी कभार मिलने आ जाती थी। वो आगा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर आगा गुल को भूल नहीं पा रहा था। अकबर देख। आगा की बात काटकर अकबर बोल पड़ा। आगा मुझे नहीं मालूम, मेरी गुड़िया तेरी शादी देखना चाहती है। चल ठीक है, अम्मा को बोल दो, तैयारी शुरू कर दे। आगा ने हंसकर अकबर को कहा तो अकबर खुशी से उछलता बाहर को भागा। आगा मुस्कुरा कर रह गया। देखो गुल, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता, मगर अपनी जिंदगी की खाली जगह को पुर कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह सबसे जुदा है, मैं रोज तुमसे जरूर मिलूंगा। आगा गुल की कब्र पर खड़ा उससे बातें कर रहा था। 2 सालों में बहुत कुछ बदला था। अकबर और जरका की शादी हो गई थी, अहमद और मजीद को फांसी हो गई थी। शाहसाई जेल में ही हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए थे, मगर आगा हमेशा की तरह गुल को रोजाना याद करता था और हमेशा करता रहेगा। आगा को अकबर ने जबरदस्ती तैयार किया और उसके बाल बनाए और चेहरे पर थोड़ी क्रीम लगाकर बाहर ले आया। वो सफेद शलवार कमीज में बहुत प्यारा लग रहा था। वो सब मेहमानों से मुस्कुराकर मिलता और आगे बढ़ता जा रहा था। मुस्कुराने से उसके गाल का डिंपल अपनी झलक दिखा जाता। उसके डिंपल से जहां सारी लड़कियां गश खा रही थी, वहां राइटर की हालत भी खराब होती जा रही थी। आगा ने एक नजर ऊपर देखा। राइटर साहबा कुछ तो शर्म करें, शादी है मेरी। आज आगा की बात पर राइटर ने माथे पर हाथ मारा और मुस्कुराकर दुल्हन की जाने मुतवज्जो, और आगा सर नफी में हिलाते आगे बढ़ गया। नादिया आज सुर्ख जोड़े में मलबूस, चेहरे पर मेकअप किए, बालों को आगे की तरफ फैलाए, नजर लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। दोनों को स्टेज पर बिठाकर निकाह शुरू किया गया। आगा के चेहरे पर रस्मी सी मुस्कुराहट थी और दूर किस्मत उसके दिल के हाल पर उदास हो गई थी। निकाह के बाद आगा कार लेकर बाहर निकल गया था और नादिया को कमरे में बिठाकर अम्मा साईं अकबर के पास आई। अकबर बेटा, आगा को कॉल करके पूछो ना वो किधर है। अम्मा साईं के कहने पर उसने मोबाइल निकालकर उसे कॉल की थी। हाँ किधर है तू, जल्दी आ जा। ठीक है अम्मा जी, वो आता है, अभी जरा गुलजार की कब्र पर है। अकबर के कहने पर अम्मा साईं की आंखें नम हो गईं। अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखे, आमीन। नादिया को इंतजार करते काफी देर हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, मगर आगा अभी तक नहीं आया था। नादिया अभी बैठी सोचों में गुम थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। वो बगैर कुछ कहे बात में गया था और नादिया हैरत से देखती रह गई। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो नादिया को यूं बैठे देखकर अब्रू चुकाई और शीशे के सामने खड़ा हो गया। नादिया मुंह बसोरती उठी और लहंगा घसीटती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। उसने उसे जाते देखा और एक आह भरी। एक दिन गुल भी ऐसे ही मेरी दुल्हन बनी थी। आगा की आंख से एक आंसू लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। उसे अम्मा साईं की बातें याद आईं, जिन्होंने उसे ताकीद की थी कि नादिया को खुश रखे और उसे सारे हक दे, मगर आगा के लिए गुल की जगह बदलना बहुत मुश्किल था। वो चुपचाप बेड पर बैठकर नादिया का इंतजार करने लगा। नादिया चेंज करके आई और बेड पर बैठ गई। नादिया कुछ कहना है तुमसे? आगा ने उसे मुखातिब किया। जी बोले, उसने झिझकते हुए कहा। देखो मुझे कुछ वक्त लगेगा इस रिश्ते को समझने में, प्लीज तुम मेरी मदद करोगी और अम्मा साईं को फील नहीं होने दोगी कि फिक्र न करें, मैं समझ सकती हूँ, आप रिलैक्स रहें। नादिया उसकी बात काट कर बोली और मुस्कुराकर सोफे की जानिब बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? आगा ने सोफे पर लेटते उसे देखा। आप कह रहे थे ना कि आपको वक्त चाहिए तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नादिया ने मुस्कुराकर कहा। नहीं रहने दो, तुम मेरे साथ बेड पर सो सकती हो। आगा ने दोस्ताना अंदाज में कहा तो नादिया मुस्कुराकर बेड की जानिब बढ़ गई। गुल के ड्रेस में नादिया को देखकर आगा सीखपा हो गया था। आगा ने आगे बढ़कर नादिया को बाजू से पकड़ा और अपने करीब किया। अभी के अभी इसको चेंज करो, उसने सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए कहा और झटके से हाथ छोड़ दिया। नादिया एक झटके से दूर जा गिरी थी। सुना नहीं तुमने, चेंज दिस। आगा की धारने पर बुत बनी नादिया उठी और ड्रेसिंग में चली गई। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आई और ड्रेस वापस अलमारी में रख दिया। आगा बेड पर बैठा अपने बालों को जकड़कर गुस्सा कम कर रहा था। उसकी रगें उभरी हुई थी। वो वाकई गुस्से में था। आगा बस ड्रेस ही तो था, नादिया ने डरते हुए कहा। शट अप नादिया, मैं गुल की चीजों के साथ किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तुम कौन होती हो ये सब करने वाली? आगा बेड से उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, नादिया ने आंखों में नमी लाए हुए गुस्से से कहा। हाँ बीवी हो, सिर्फ बीवी हो, गुल नहीं हो, समझी? आगा फिर से दहाड़ा। उनके लड़ने की आवाज सुनकर अम्मा जी भी भागकर आ गई थी। क्या हुआ? अम्मा साई ने बढ़कर आगा को पकड़ा। नादिया रोते हुए वहीं बैठ गई। आगा गुस्से से कमरे से बाहर चला गया।
नादिया सोफे पर बैठी बसाही टीवी देख रही थी, मगर उसका जहन कहीं और था। आज नादिया का जन्मदिन था और नादिया ने उसे ये बात रात बताई थी। 2 दिन से आगा नादिया से बात नहीं कर रहा था। नादिया ने उसे बहुत माजरत की, मगर आगा गुल के सिवा कुछ सुनता और ना ही बोलता। अम्मा जी भी परेशान थी। नादिया ने अकबर और जरका को भी दावत दी थी। वो बस एक पार्टी रखना चाहती थी। उसे यकीन था कि आगा आज नाराजगी भूल जाएगा और उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देगा। अम्मा साईं अकबर और जरका के पास बैठी बातों में मसरूफ थीं। 7 बजे आगा घर में दाखिल हुआ। तब तक नादिया सर्दी में बैठी बैठी जमने लगी थी। आगा के आते ही वो उसकी जानिब लपकी। आगा आप आगे, देखिए मैं इंतजार कर रही थी। नादिया ने मुस्कुराकर उसे देखा था। आगा सपाट चेहरा लिए कमरे में चला गया और नादिया उसके पीछे कमरे में गई। वो सोफे पर बैठा गर्दन को सोफे की पूंछ से लगाकर छत घो रहा था। आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम केक काटते हैं। नादिया ने उसका कोट उठाकर अलमारी में हैंग किया। वो बदस्तूर सोफे पर बैठे देख वो उसे उसके पास गई और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, आगा आप ठीक हैं? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों तंग कर रही हो? कब से खामोश बैठे? आगा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो गुस्से से इतना धाड़ा कि ड्राइंग रूम में बैठी अकबर लोगों तक भी आवाज़ पहुंची थी। वो सब भागकर ऊपर पहुंचे। आगा क्या हो गया? बस करे, छोड़े नाराजगी। नादिया ने बेबसी से कहा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, समझी? उसने दांत पीस कर कहा, सिर्फ एक ड्रेस ही पहना था मैंने। नादिया ने आंसू बहाते हुए कहा, शट अप नादिया, बस कर दो। वो एक बार फिर धाड़ा था। अकबर और अम्मा साईं साकित से इन दोनों को देख रहे थे। वो गुल को भूलते क्यों नहीं मर चुकी वो? नादिया ने आगा की नाजुक रग दबा दी थी। नादिया एक जोरदार थप्पड़ नादिया का गाल लाल कर गया था। बस आगा खान, बहुत हुआ, अब और नहीं। तुम इस मरी हुई गुल के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अगर बहुत प्यार था तो मर जाते उसके साथ। वो खुद तो मर गई, मगर मेरे लिए अजाब हो गई। मर के भी उसे सुकून नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे यार थे उसके। नादिया गुस्से में भूल गई थी कि वो क्या कह रही है। आगा का जब्त जवाब दे गया और उसने नादिया को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा और नादिया की आंखें बंद होती चली गईं। अम्मा साईं चीखकर भागीं। अकबर ने नादिया को होश में लाने की कोशिश की। उसके सर से खून बह रहा था। अम्मा साईं गुस्से से उठी और आगा के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लानत है तुम पर, चले जाओ इधर से। मेरी तरबियत यही है, इतने बुज़दिल हो के औरत पर हाथ उठाया तुमने। अम्मा साईं का गुस्सा देखकर आगा ठंडा पड़ गया। जिंदगी में पहली बार आगा ने अम्मा से थप्पड़ खाया था। अकबर नादिया को लेकर अस्पताल चला गया। वो दम साधे खड़ा रहा और फिर एकदम गुस्से से घर से निकल गया। उसे जब होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसने उठने की कोशिश की तो सर में दर्द की एक टीस उठी थी और वो कराह कर रह गई। उसकी आवाज़ सुनकर अकबर और जरका उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। तुम ठीक हो? जरका ने बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखकर परेशानी से पूछा। नादिया ने जरका को देखा और रो पड़ी। आपी, नहीं नहीं नादी, रो मत, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट आई है, कुछ देर में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। जरका ने उसे तसल्ली दी। नादिया ने अपने आंसू साफ किए और जरका से पूछा, वो नहीं आए? जरका के जवाब से पहले ही डॉक्टर रूम में दाखिल हुआ। रिपोर्ट चेक करके और नादिया से तबीयत का पूछकर वो मुतमईन हुआ और डिस्चार्ज स्लिप बनाकर थमा दी। वो गहरी सांस लेकर उठी। वो जानती थी आगा नहीं आया होगा और उसे ज़रूरत क्या थी कि वो आए। नादिया की इस हालत का जिम्मेदार भी तो वही था। नादिया को जरका सहारे से पकड़कर बाहर ले गई। दोपहर हो रही थी। उसका मतलब था कि नादिया तकरीबन 24 घंटे बेहोश रही थी। आगा सुबह सुबह ही नाश्ता किए बगैर शहर चला गया था। अम्मा साईं ने मुझे जाते हुए दुआ देना भी मुनासिब न समझा। वो खुद से हम कलाम था। वो जब सुबह अम्मा साईं के पास गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया था। आगा अम्मा साईं की बेरुखी पर तड़प गया और गुस्से से चल पड़ा, मगर वो जानता नहीं था कि वो माँ है और माँ अपने बच्चे के लिए हर वक्त दुआ गो रहती है। शहर पहुंचकर वो सीधा दफ्तर गया, कुछ काम निपटाए और घर आकर कुछ आराम किया। उसने घर तब्दील करवा लिया था क्योंकि पुराना घर उसे गुल की याद करवाता था। सो वो अब वहाँ ज्यादा अरसा रुकता तो नहीं, शायद पागल हो जाता। इसे किसी सहारे की जरूरत थी। वो नादिया का साथ चाहता था। अगर नादिया उसे समझती और थोड़ा सब्र रखती तो शायद वो आगा के दिल में जगह बना लेती, मगर उसने जल्दबाजी और गुस्से में सब तबाह कर दिया। आगा को नादिया पर अब भी गुस्सा था, इसलिए उसने एक बार भी उसका हाल अहवाल ना पूछा था। मेरी बच्ची कैसी है अब? अम्मा साईं ने नादिया को प्यार करते हुए कहा। ठीक नहीं हूँ अम्मा जी, नादिया ने खुश्क लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? अम्मा जी ने परेशानी से पूछा। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे थे। अम्मा जी, आगा, नादिया ने बात अधूरी छोड़ दी। एक आंसू लढ़क कर उसके गाल पर गिरा था। देखो नादिया, तुमने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, उसे बहुत तकलीफ दी तुमने। तुम्हारे अल्फाज गुल के लिए नामुनासिब थे और मुझे भी सख्त नागवार गुजरे। अम्मा जी सख्त तासात के साथ नादिया को कहा। अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने गुस्से में सब कह दिया। नादिया उठकर अम्मा जी के पैरों में बैठ गई। उठो बेटा, ऐसे नहीं करो, चलो। अम्मा जी ने उसे पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। देखो नादी, आगा ने कभी मोहब्बत नहीं की थी। गुल पहली लड़की थी जिसने उसे मुस्कुराना सिखाया। गुल ने मेरे बेटे को जिंदगी दी और आखिर में वही उसे अकेला छोड़ गई। अम्मा जी के लहजे में कर्ब था। नादिया रोती हुई हिचकियां ले रही थी।
नादिया, तुम कभी गुल की जगह नहीं ले सकती और तुम्हें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि तुम गुल की जगह ले सको, अम्मा जी ने नादिया को समझाने के अंदाज में कहा। और अम्मा जी, फिर मैं इस घर में किस हैसियत से हूँ? नादिया ने रुखे अंदाज में कहा। तुम्हारी अपनी एक जगह है नादिया, गुल की अपनी है और मेरी अपनी जगह है। ना ही मैं या तुम गुल की जगह ले सकते हैं और ना ही किसी और की। हर एक का अपना मुकाम है। कोशिश करो कि तुम गुल की नहीं अपनी जगह बनाओ, ताकि आगा गुल को भूले नहीं, बल्कि वो कभी उसे भूल ही नहीं सकता है। वो उसकी पहली मोहब्बत है। अम्मा जी की बात से नादिया चौंकी। मतलब मुझे आगा के दिल में अलग जगह बनानी है, ना कि गुल की जगह लेनी है। नादिया हैरत में थी। इससे पहले ये इस बात समझ क्यों ना आई? हाँ मेरी बच्ची, यही समझा रही हूँ मैं तुम्हें, अम्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा। नादिया ने एक अज़्म के साथ सर असबात में हिलाया। वो जान गई थी कि उसे क्या करना है। आगा दफ्तर से थका हारा फ्लैट पर आया और सोफे पर ढेर हो गया। सारा काम आज वो निपटा आया था, मगर घर जाने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। वो बहुत परेशान था। कुछ देर यूं ही बैठा रहने के बाद वो उठा और किचन में कॉफ़ी बनाने लगा। तभी डोर बेल बजी। आगा ने चौंक कर दरवाजे को देखा। कौन है? मैं अकबर हूँ। दरवाज़ा तो खोल मेरे भाई। अकबर की आवाज़ पर उसने भवें से गिनी। दरवाज़ा खुला है। अकबर जवाब मिलते ही तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। तू यहाँ कैसे? खैरियत? उसने रस्मी मुस्कुराहट भी ना दी और संजीदा था। हाँ वैसे ही तुझे मिलने आ गया। उसने उसके हाथ से कॉफ़ी का कप लेते कहा। ये क्या बदतमीज़ी है? आगा ने उसे घूर कर कहा। तू और बना लेना, मेहमान हूँ यार, इतना तो बनता है। अकबर ने शरारत से आंख दबाकर कहा। आगा सर नफ़ी में हिलाकर अपने लिए दूसरी कॉफ़ी बनाने लगा। कॉफ़ी बनाकर वो दोनों टीवी लाउंज में बैठ गए। और सुना क्या चल रहा है? फिर अकबर ने कॉफ़ी का घूंट लेकर कहा। क्या चलना है? दफ्तर के काम निपटा लिए हैं, बस अब फ्री हूँ कुछ दिनों के लिए। आगा ने कंधे उचकाकर बेनियाजी से कहा। अच्छा तू घर चलना मेरे साथ। अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। तू सब जानता है, फिर क्यों? अम्मा मुझसे बात तक रुक रुक मेरे भाई। अकबर ने आगा की बात काटी और कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखकर उसके करीब हुआ। आगा देख, उस दिन नातिया ने गलत किया, मगर तेरी गलती भी तो है ना? अकबर ने आगा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया। मेरी गलती? उसने नासमझी से पूछा। हाँ तेरी गलती ज़्यादा है। नादिया के भी कितने अरमान होंगे कि उसका शौहर उससे प्यार करे, घुमाए और न्यू न्यू चीज़ें ला दे, मगर तूने तो कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। अकबर की इतनी समझदारी की बात पर वो हैरत से उसे देखने लगा। देख मेरे यार, औरत सिर्फ प्यार चाहती है और कुछ नहीं। तू नादिया पर इतना ना चिल्लाता तो ये सब ना होता। आखिर औरत है। अगर तू एक औरत के सामने किसी और औरत के गुण गाएगा और उसे इग्नोर करेगा तो गुस्सा आना तो फितरी बात है। वो बोलता जा रहा था और आगा दम साधे सुन रहा था। आगा, गुल की अपनी जगह और नादिया की अपनी जगह है। तूने गुल को खो दिया है, अब नादिया को मत खोना वरना अकेला रह जाएगा। अकबर की बातों से आगा का दिमाग सुन्न हो रहा था। आगा को एहसास हो रहा था कि वो वाकई गलती पर है। क्या उस दिन के बाद तुझे ख्याल आया कि वो कैसी होगी? उसका सर फट गया था, मगर खतरे की कोई बात नहीं थी, इसलिए बचत हो गई। मगर वो आज भी रोती है, तेरी मुंतजिर है। वो तो 3 दिन से गायब है। अकबर ने एक आखिरी बात कही और आगा को देखने लगा। वो चुपचाप उठा और कप उठाकर किचन में धोने लगा। आगा मैं चलता हूँ, आगे तेरी मर्जी है। अकबर बगैर कोई जवाब सुने तेजी से बाहर निकल गया। नादिया फ्रेश होकर निकली, शीशे में खुद को देखने लगी। पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक, हमरंग पाजामा और दुपट्टे में मलबूस बालों को कंधे पर फैलाए, होंठों पर ग्लोव्स लगाकर वो तैयार खड़ी थी। ना जाने क्यों आज वो काफी हद तक खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। खुद को शीशे में देखने में वो इतनी मगन थी कि उसे पता ही ना चला कि कब आगा कमरे में दाखिल हो गया। उसने उसे पहली बार गौर से देखा था। वो वाकई बहुत हसीन थी। नादिया की अपनी जगह है और गुल की अपनी जगह। आगा के दिल ने उसे कुछ समझाया था। वो बेअख्तियार मुस्कुरा उठा। आप कब आए? नादिया की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी थी, जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। वो बगैर कोई बात किए वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आया तो नादिया सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। आगा उसे इग्नोर करके कमरे से निकल गया। वो शर्मिंदा सी गर्दन झुकाए वहीं बैठी रही। आगा सीधा अम्मा साईं के पास गया। अम्मा ने उसे गले से लगाकर खूब दुआएं दी और समझाया कि वो अपनी ज़िंदगी में संजीदा हो जाए और पुरानी बातें भूलकर नादिया को अपना ले। आगा सजीदा जवाब देकर ज़मीनों पर निकल गया और अम्मा जी जाए नमाज बिछाकर बैठ गई थी। ये माएँ भी कितनी अजीब होती हैं ना, अपनी औलाद की खातिर खुद को भी कुर्बान कर डालती हैं। खुद से ज़्यादा औलाद की परवाह होती है और औलाद बदले में कुछ भी नहीं दे सकती और ना ही अपनी माँ की मोहब्बत को देख सकती है कि वो कितना तड़पती है हमारे लिए। आगा रात देर से घर वापस लौटा। खाना वो बाहर दोस्तों के साथ खा आया था। कमरे में दाखिल हुआ तो नादिया सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। गालबन वो उसी के इंतजार में थी। आगा कपड़े बदल कर आया तो नादिया बदस्तूर वैसी ही थी। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया और नादिया की नींद भी ऐसी पक्की थी उसे एहसास भी ना हुआ। उसने उसे बेड पर लिटाया और दूसरी जानिब खुद लेट गया। आगा का दिमाग कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। उसे रह रहकर नादिया की वो तल्ख बातें याद आ रही थी जो उसने गुल के बारे में कही थी। गलती मेरी भी तो है ना, मैंने ही इसे मजबूर किया था कि वो इस हद तक चली जाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगा सोचों में गुम नींद की वादी में उतर गया।
नादिया की आंख खुली तो वो बेड पर थी। दूसरी जानिब देखा तो आगा मौजूद नहीं था। वो उठी और बालों को समेटकर वहीं बैठ गई। क्या आगा ने मुझे बेड पर छोड़ा है? नादिया के लिए ये सोची बहुत हसीन थी कि आगा ने उसे बिस्तर पर रखा। आगा कमरे में दाखिल हुआ और यकीनन वो नाश्ता कर चुका था। नादिया कुछ ज्यादा ही सो गई। आगा उसे नजरअंदाज करके ड्रेसिंग रूम में चला गया था। कपड़े बदलकर वो कमरे से निकल गया। नादिया में इतनी हिम्मत तक ना थी कि वो उसे अपनी गलती की माफी मांग सकती। अम्मा जी वो मुझे नज़रअंदाज करते हैं, मैं कैसे बात करूं? मुझ में हिम्मत ही नहीं है। नादिया किचन में अम्मा साईं के साथ खड़ी थी। अम्मा जी आगा के लिए आलू का पराठा बना रही थी। देखो बेटा, वो आज जल्दी आ जाएगा। उसने मुझसे आलू का पराठा खाने की फरमाइश की है। तुम खुद उसे संभाल लो। जबरदस्ती ही सही उसे मना लो। अम्मा साईं की बात पर नादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कमरे में बैठा मोबाइल पर देख रहा था और नादिया कमरे में दाखिल हुई। ऐसा ऐसा उसके करीब आकर खड़ी हो गई। आगा। नादिया के पुकारने पर आगा यूं चौंका जैसे अभी नींद से जागा हो। आप नाराज हैं? नादिया ने मासूमियत से पूछा। नहीं। आगा ने स्पाट चेहरे से जवाब दिया और मोबाइल में दोबारा से सर घुसा लिया। सॉरी। नादिया ने गर्दन झुकाकर कहा। किस लिए? आगा ने नजरें बदस्तूर मोबाइल पर रखी मगर उसका ध्यान नादिया की तरफ था। वो उस दिन मैंने बहुत बोल दिया। नादिया ने नजरें जमीन में गाड़े रखी। कुछ ज्यादा या हद से ज्यादा? आगा ने सर उठाकर उसे घूरा। मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझसे गलती हो गई। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, बस नाराज मत हो। मैं मर जाऊंगी। नादी उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोलने लगी। आगा ने एक झटके से उसे खड़ा किया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? हाँ, बकवास करती हो। आगा गुस्से से उसे घूर रहा था। मुझे माफ कर दें। आप मुझे मारें या सजा दें, मैं कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज नाराज ना हो, गुस्सा ना करें। नादिया ने एक बार फिर उसके पैर पकड़ लिए। आगा हैरत से उसे दिख रहा था। वो लड़की जो इतनी सख्त तबीयत की मालिक थी, जिसने माँ बाप के बाद अकेले जिंदगी गुजारी और पुलिस की सख्त नौकरी करके गुजारा किया। आगा की मोहब्बत में उसने अपना कैरियर छोड़ दिया। वो लड़की आगा के पैर पकड़कर सिर्फ गुस्सा ना करने की दरख्वास्त कर रही थी। आगा का गुस्सा एकदम गायब हो गया और उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। नादिया उठो। आगा ने नादिया को कंधों से पकड़कर उठाया और बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। तुम आराम करो। आगा उठकर जाने लगा तो नादिया ने उसे पकड़कर दोबारा बिठा लिया। इतने पत्थर दिल क्यों हैं आप? क्या मैं कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकती? गुल की जगह ना दें आप मुझे, कम से कम मुझे अपनी जगह तो बनाने दें। मुझे एतराज नहीं कि आप गुल से मोहब्बत करें, मगर मैं भी तो आपकी ही बीवी हूँ, प्यार करती हूँ आपसे। कम से कम मुझे बीवी की हैसियत तो दें। अगर नहीं तो अपने हाथों से मुझे गोली मार दें। नादिया की आखिरी बात पर आगा तड़प गया। नादिया बकवास बंद करो, समझी? आइंदा मरने की बात मत करना। आगा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। आई एम सॉरी नादिया, मेरी गलती भी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगा ने उसकी पेशानी को अपने माथे के साथ टेकते हुए कहा और नादिया हैरत से उसे देख रही थी। नादिया। नादिया ने बेयकीनी से उसे देखी गई। क्या तुम मुझे माफ करके एक नई जिंदगी शुरू करोगी मेरे साथ? आगा ने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया। नादिया खुशी से उसके गले लग गई। वो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम है, कहो तो जान भी दे दूंगी। नादिया की इतनी मोहब्बत पर आगा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सुबह की रोशनी पर्दों से आकर आगा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर दूसरी जानिब देखा तो नादिया उसे देखकर शर्म से कंफर्टर में सर छुपा गई। आगा ने मुस्कुराकर उसे बाहों में ले लिया और सुकून से आंखें बंद कर लीं। दूर कहीं गुल इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। नादिया। नादिया किधर हो यार? आगा नादिया को कमरे के दरवाजे से झांक कर आवाज दे रहा था। जी आई सबर। नादिया ने दूसरे कमरे से आवाज लगाई। यार इधर कौन है? क्या कर रही हो इधर? आगा ने उकता कर कहा। अरे शोर क्यों करते हैं? बस रानी के साथ कमरा सेट कर रही थी, थोड़ा सामान रखा है वहाँ। नादिया दुपट्टा दुरुस्त करती आगा के साथ कमरे में दाखिल हुई। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त के घर जाना है। आगा ने उसे ड्रेस पकड़ाते हुए कहा। अरे ये ड्रेस तो गुल की। नादिया ने हैरत से कहा तो आगा ने उसकी बात काट दी। अरे अब तुम रख लो, वैसे भी गुल तो अब नहीं है, उसकी चीजें तुम इस्तेमाल करो, ऐसी चीजें पड़ी रहने से क्या फायदा? आगा ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? नादिया ने फिर सवाल गढ़ा। अरे यार तुम भी ना, बीवी हो यार मेरी, अब इससे क्या होना है? आगा ने उकताकर कहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। नादिया खुशी से चलती बाथरूम में दौड़ पड़ी। आगा मुस्कुराकर अम्मा जी के कमरे में चला गया। नादिया शीशे के सामने तैयार खड़ी थी। उसे ये ड्रेस बहुत पसंद था और आज वो बगैर डरे इसमें मलबूस थी। वो वाकई उसमें बहुत हसीन लगती थी। अगर ये मुझ पर इतना जचती है तो सोचो गुल तो कयामत ढाती होगी। नादिया ने खुद से कहा तो आगा जो कमरे में आया था उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बढ़कर उसे कंधों से थामकर बोला। सही कहा। गुल तो किसी हूर से कम नहीं लगती थी। ये ड्रेस उसका फेवरेट था लेकिन जिंदगी ने उसे ज्यादा वक्त ना दिया। आगा ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। अरे उदास ना हो, अल्लाह की यही मर्जी थी। नादिया ने उसे तसल्ली दी। वैसे तुम भी कम नहीं हो, बहुत हसीन लग रही हो। जी चाहता है दोस्त के घर जाना कैंसिल कर दूं। आगा ने शरारत से कहा। जी नहीं, चलें, देर हो रही है। नादिया ने हंसते हुए कहा। नादिया, मैंने सिर्फ एक बार मोहब्बत की है और वो सिर्फ गुलजार से की है, मगर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
گل کے بعد تو میں کسی سے محبت نہیں کروں گا، مگر میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ آغا نے اس کو سینے میں بھینچ کر کہا تھا۔ آغا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کیا یہی بات نہیں ہے؟ اور رہی گل کی بات، تو وہ ہمیشہ ہمارے درمیان زندہ رہے گی۔ میں اس کی جگہ نہیں چاہتی، صرف آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر کے اس کی قربت کو محسوس کیا۔ دو آنسوں آغا کی آنکھوں سے بہے تو اس نے فوراً پہنچ ڈالے۔ ارے چلو اب چلتے ہیں، آغا نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل پڑا۔ وہ بدل گیا تھا، گل کی محبت میں وہ مغرور آغا بدل گیا تھا۔ اس نے ہنسنا، رونا اور خوش رہنا سیکھ لیا تھا، جینا سیکھ لیا تھا، محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ گل کو بھول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، مگر نادیہ اس کی وہ بیوی تھی جس نے اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اور آغا ایسی پیار کرنے والی بیوی کو کھو نہیں سکتا تھا۔ نادیہ باجی، آتے ہوئے نا آئس کریم لے آنا، رانی نے فرمائش کر ڈالی۔ ارے آتے آتے وہ پگھل جائے گی، ہم کل جائیں گے شاپنگ پر تو تم بھی ساتھ چلنا، پھر کھا لینا، ابھی تو ہم ان کے دوست کے یہاں جا رہے ہیں۔ نادیہ نے رانی کو کہا اور ڈریس سنبھالتی آغا کے پاس آ گئی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نادیہ کو دیکھ اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے گیا۔ نادیہ شرما کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور نادیہ نے اپنی جگہ پا لی تھی۔ اس نے آغا کے دل میں ایک الگ مقام حاصل کیا تھا جو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہر انسان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کی جگہ لینے کے بجائے اپنی عزت اور مقام بنائیں، کیونکہ کسی دوسرے کی جگہ لینا ناممکن ہے۔